नमस्कार दोस्तों, फनिक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन डिराइव करेंगे। लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स तो आपने पढ़ा ही होगा। यहाँ पर जो पोटेंशियल है ये एक्चुअली सिर्फ स्पेस पे डिपेंड करता है, टाइम पे नहीं। और एक और जो हाइड्रोजन एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से भी एक कूलम पोटेंशियल एक्सपीरियंस करता है, और ये जो पोटेंशियल है वो सिर्फ रेडियल डिपेंडेंस दिखाता है, टाइम डिपेंडेंस नहीं। सो कुछ केसेस या कुछ पोटेंशियल्स ऐसे रहते हैं जो टाइम के साथ वेरी होते ही नहीं हैं, और ऐसे पोटेंशियल्स को लेकर अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हैं तो बार बार वहाँ पे टाइम डिपेंडेंस लाना ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाता है। और इसीलिए हमारा काम और आसान करने के लिए हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज़ करना प्रेफर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन से। इसे हम बाद में 3 डायमेंशनल में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ सिंपल टर्म। तो this is the Schrodinger equation which has a kinetic energy term, a potential energy term, and this is the Hamiltonian. याद रखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल है, क्योंकि हम टाइम इंडिपेंडेंट डिराइव करना चाह रहे हैं, पोटेंशियल यहाँ पे टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, इट्स जस्ट अ स्पेशियल डिपेंडेंस। तो क्योंकि पोटेंशियल सिर्फ स्पेस पे डिपेंड करता है, we are now eligible to actually separate out the whole wave function into 2 variables. इसे हम variable separation method कहते हैं, जहाँ पर जो wave function है which is a combination of x and t, इसे हम 2 अलग अलग functions के product के terms में लिख सकते हैं. These products are individually the functions of x and t रिस्पेक्टिवली, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये हम तब कर सकते हैं जब पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट हो। अगर पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट होता है उस वक्त हम ऐसा सेपरेशन कॉन्फिडेंटली नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस सेपरेशन को वापस इक्वेशन 1 में अगर डालूंगी तो श्रोडिंगर इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्शियल डेरिवेटिव है दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड राइट हैंड साइड में जो पार्शियल डेरिवेटिव है दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टाइम वाला फंक्शन है उस पे ये पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एक्ट नहीं करेगा, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। वैसे ही राइट हैंड साइड में साई ऑफ x पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टाइम वर्क नहीं करेगा, तो उसको हम बाहर ले लेते हैं। नेक्स्ट, अब इस पूरे इक्वेशन को हम अगेन साई एक्स टी ऑफ टी से डिवाइड करेंगे। और ऐसे करने पर कुछ टर्म्स मेरे कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो अब फाइनल इक्वेशन कुछ ऐसा आ रहा है, माइनस एच स्क्वायर बाई 2m 1 बाई साई ऑफ एक्स d2 बाई डी एक्स स्क्वायर साई ऑफ एक्स प्लस v इज इक्वल टू आई एच बार बाई टी टी डो बाई डो टी टी ऑफ टी। इससे हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब ज़रा देखो, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ पोजीशन वाले फंक्शंस है, पोजीशन वाले टर्म्स है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास टाइम डिपेंडेंट फंक्शंस है। ओके, रुको, पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शंस इज इक्वल टू टाइम डिपेंडेंट फंक्शंस। ये तब हो सकता है जब भी ये किसी कांस्टेंट के बराबर होगा, और ये कांस्टेंट और कुछ नहीं बल्कि एनर्जी आइगन वैल्यू है। तो चलिए, एनर्जी आइगन वैल्यू को हम E से डिनोट करते हैं, और इसे हम इक्वेशन 4 बोल देते हैं। इक्वेशन 4 को जब भी हम 3 में डालते हैं तो फाइनल ऐसा एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। और आप नोटिस कर सकते हो जो पार्शियल डेरिवेटिव है इसे हमने कंप्लीट डेरिवेटिव बना दिया है, बिकॉज नाउ जो इक्वेशन है वो सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, ना कि टाइम पर। तो अब अगर इस पूरे इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलता है
माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m d2 psi x by dx square plus v of psi x is equal to e of psi x, which, my friends, is the time independent Schrodinger equation in one dimension. लेकिन कहानी अभी यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई है. अगर आप और थोड़ा खेलना चाहते हो उसके साथ, तो फिर से हम इक्वेशन नंबर 4 की ओर जाते हैं, जहाँ पे हमने एनर्जी आइगन वैल्यू को डिफाइन किया था. तो यहाँ पर इसको मैं सिर्फ रीअरेंज कर रही हूँ एंड फिर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं. तो इंटीग्रेट करने पर हमें मिलता है माइनस ई टी बाई एच क्रॉस प्लस सी इज इक्वल टू एल एन ऑफ टी. अगर मैं इसको एक्सपोनेंशिएट करूँगी तो ये जो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है t, इसका हमें एक फॉर्म मिल जाएगा विच इज़ नथिंग बट e टू द पावर माइनस आई ई टी बाई एच कट टाइम्स सम कांस्टेंट. ये कांस्टेंट एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन है, बट ये जो एंटायर टर्म है e टू द पावर c, इसको हम 1 कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 2 का हमने टोटल वेव फंक्शन लिखा था, इसमें जो स्पेशल पार्ट है वो नॉर्मलाइजेशन का ध्यान रख देगा. तो टाइम को हम अकेला छोड़ रहे हैं. सो ये टाइम का फंक्शन अगर हम इक्वेशन 2 में रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल ओवरऑल वेव फंक्शन हमारा कुछ ऐसा रहेगा. साई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाय एच कट. इस कंप्लीट वेव फंक्शन को हम स्टेशनरी स्टेट कहते हैं. वेट, हम श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिखे तो यहाँ पर ये वेव फंक्शन टाइम डिपेंडेंट है, और उसके ऊपर मैं बोल रही हूँ कि इसे हम स्टेशनरी स्टेट कहते हैं. अरे भाई, ये x पे भी डिपेंड कर रहा है, t पर भी डिपेंड कर रहा है, हो क्या रहा है? शांत. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें ये बताता है कि कोई भी पार्टिकल किसी भी टाइम पे कोई एक पोजीशन पे दिखने का प्रोबेबिलिटी क्या है. तो अगर हम ये जो स्टेट है साई ऑफ एक्स टी, इसका हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालें तो देखिए क्या आता है. ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली ज़रा देखिए, स्टार्ट हमने किया था ओवरऑल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ढूंढने से, और अब हमें मिला है सिर्फ स्पेशल डिपेंडेंस. यहाँ पे कोई टाइम डिपेंडेंस है ही नहीं. इसका मतलब ये है किसी भी पोजीशन में उसका प्रोबेबिलिटी सेम रहता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है. सिंपल सा एनालॉजी, अगर किसी इलेक्ट्रॉन किसी भी एक पोजीशन, लेट्स जस्ट से x इक्वल टू a में उसका प्रोबेबिलिटी अगर 0.25 है, मतलब और थोड़े टाइम के बाद भी उसका वहाँ पे ढूंढने का जो प्रोबेबिलिटी है इट इज़ गोइंग टू बी 0.25. इट्स नॉट गोइंग टू बी चेंजिंग. कोई भी टाइम ले लो, द प्रोबेबिलिटी एट दैट पर्टिकुलर पोजिशन इट्स गोइंग टू बी द सेम. चलो, अभी मेरा फेवरेट सेक्शन का पार्ट आ गया है, विच इज़ द इंटरवल क्वेश्चन. तो सवाल ऐसा है, सिंपल सा है, क्या होगा जब कोई ऑपरेटर स्टेशनरी स्टेट्स पे एक्ट करेगा. और थोड़े अच्छे से पूछूं तो इन ऑपरेटर्स का अगर मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालूंगी तो फिर वो टाइम डिपेंडेंट रहेंगे या टाइम इंडिपेंडेंट रहेंगे. सोचिए ज़रा, और अगर आपको आंसर मिल गया तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. एंड दैट वाज द एंड ऑफ द इंटरवल क्वेश्चन. Welcome back to the derivation of time independent Schrodinger equation. चलो, दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि स्टेशनरी स्टेट का अपना एक डेफिनेट एनर्जी आइगन वैल्यू होता है. नेक्स्ट, जनरली हम किसी भी वेव फंक्शन को ऐसे ही नहीं बल्कि बहुत सारे वेव फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं. यानी कि जो वेव फंक्शन है वो ऐसा नहीं, ऐसा दिखता है.
इन्हें हम कहते हैं वेव पैकेट्स। इस पर मैं वीडियो जल्द ही बनाऊंगी। तो चलिए लेट्स गो बैक। The overall wave function, it will look somewhat like a linear combinations of psi1, psi2 and multiple psi-n's. And जैसे कि हमने देखा कि we can separate out the variables into the x and t components. So इसीलिए जो wave packet रहता है उन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं, summation of ci into psi I. वेरिएबल सेपरेशन अगर हम बस रखेंगे सो इट विल लुक लाइक समेशन ओवर आई सी आई साई आई ऑफ एक्स, नॉट साई ऑफ एक्स टी। मैंने यहाँ पे गलती कर दी। ओके, सो वी हैव सी आई साई ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस आई ई आई टी बाई एच कट। दिस इज द ओवरऑल वेव फंक्शन ऑफ द वेव पैकेट। अगर आपको फ्लो चाहिए कि हम टाइम डिपेंडेंट से टाइम इंडिपेंडेंट कैसे जाए, सो दिस इज़ इट। पहले हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखेंगे, फिर बाद में अगर पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट है तब हम वेव फंक्शन को वेरिएबल सेपरेशन मेथड से दो फंक्शंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड देन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर बाद में टोटल हम इस वेरिएबल सेपरेशन से डिवाइड करेंगे, रीअरेंज करेंगे, एंड दैट इज इट। देखा, इतना सिंपल था। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये हम श्रोडिंगर वन डिमेंशनल इक्वेशन के लिए करेंगे। थ्री डिमेंशनल इक्वेशन के लिए आपको बस एक छोटा सा चेंज करना होगा। बेसिकली फॉर थ्री डिमेंशनल साई ऑफ एक्स विल बी written as psi of r and psi of xt will be written as psi of rt. R basically includes all the dimensions x, y and z. Also जो derivative है d2 by dx square, that will change to the Laplacian or the Nabla operator. This is nothing but del square by del x square plus del square by del y square plus del square बाई डेल जेड स्क्वायर। नोटिस यहाँ पे हमने वापस पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया क्योंकि द वेव फंक्शन इज नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन वन स्पेशल कोऑर्डिनेट बट थ्री स्पेशल कोऑर्डिनेट्स। तो ये सब्स्टिट्यूशंस अगर हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में करेंगे तो फाइनली हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन आता है फॉर अ थ्री डिमेंशनल केस। एंड विद दैट हम ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो एक बुक इमोजी कमेंट करिए, और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो फिर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं आपको मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे और गुड नाइट।